चलें। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। Find the values of sin pi upon 3 minus sin inverse minus 1/2। इसका सॉल्यूशन sin इनवर्स माइनस पाई अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? sin 1/2 होता है 30 डिग्री पे, माइनस 1/2 होगा माइनस 30 डिग्री पे। अच्छा, माइनस 30 डिग्री को जब आप रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा पाई अपॉन 6। तो ये बनेगा पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, 2 पाई प्लस पाई, ये होगा 3 पाई अपॉन 6। दिस इज साइन पाई अपॉन 2। साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1। वालेकुम सलाम। सेकंड, साइन ऑफ कॉस इनवर्स रेडिकल 3/2। अब इसमें क्या होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है? कॉस इनवर्स है। तो कॉस इनवर्स क्या होगा? दिस विल बी 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये रिजल्ट आ जाएगा। नंबर 3 हम ले रहे हैं cos tan इनवर्स ऑफ 0। अच्छा, टेंजेंट की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है? 0 पे भी होती है, 180 पे भी होती है, 360 पे भी होती है। तो 180 ले लेते हैं, ठीक है। तो cos पाई ले लेते हैं। cos पाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 1। और अगर आप cos 2 पाई लेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 3, सेक साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? 30 डिग्री। तो ये बनेगा सेक 30। सेक 30 का मतलब सेक 30 का मतलब ये है कि हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस 30 की वैल्यू को रेसिप्रोकेट करेंगे। कॉस 30 की वैल्यू होती है रेडिकल 3/2, उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 2/रेडिकल 3 होगा। नंबर 4, 5 टेंजेंट cos इनवर्स रेडिकल 3/2।
तो अब क्या होगा, टेन कॉस इनवर्स रेडिकल 3/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। तो ये टेंजेंट 30 डिग्री होगा। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/रेडिकल 3 या रेडिकल 3, 1/रेडिकल 3। नंबर 6, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। अच्छा देखें, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है मगर एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो सेम वाली सूरत हाल में आप दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो टेंजेंट और टेन इन्वर्स को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, -1। अच्छा, उसके बाद नंबर 7 हम ले रहे हैं साइन आर्क क्रॉस रेडिकल 3/2 प्लस आर्क साइन 1/2। अब इसमें आर्क का मतलब इन्वर्स ही होता है, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, साइन कॉस इनवर्स रेडिकल 3/2 साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, ये कॉस इनवर्स रेडिकल 3/2 कौन से एंगल पे होगा, 30 डिग्री पे, और साइन इनवर्स भी होगा 30 डिग्री पे। तो ये बनेगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होगी रेडिकल 3/2। तो इस तरह से आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लें तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की तरफ आते हैं। इंटर बस कल से आज अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे, फिर हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। फंक्शन फर्स्ट ईयर का आखिरी चैप्टर भी है और इंटर का पहला चैप्टर भी है, तो दोनों साथ हो जाएंगे। इसको मिटा दूं, अच्छा जी, अब देखें सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम यूँ ले रहे हैं, साइन x/2 इक्वल्स टू 1/2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पे, हाँ,
तो ये साइन इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, साइन 1/2 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पर भी होता है। 30 डिग्री का मतलब ये है कि π/6। अच्छा, अब ये सोचें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जब भी सॉल्व करेंगे तो हम 360 में इसका अल्टरनेट भी ढूंढेंगे। अल्टरनेट का मतलब ये है कि 360 के दौरान और कौन कौन सी जगह है जहां हमें सेम आंसर मिलेगा, ये भी हमें ढूंढना है। अब उसके लिए दो तरीके होते हैं, 180 और 360। 180 में प्लस भी करेंगे, 180 में माइनस भी करेंगे, और 180 में 360 में प्लस माइनस भी करेंगे, तो हमें इसका ऑल्टरनेट एंगल पता चल जाएगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम 180 में ये 30 डिग्री प्लस कर दें तो 210 डिग्री होगा। बड़ा इस बात को समझे थोड़ा, हम 360 में एक वैल्यू के साथ और अल्टरनेट वैल्यू भी ढूंढेंगे। अब उसका तरीका ये होता है कि 180 से माइनस प्लस और 360 के साथ भी माइनस प्लस। एक मिनट ये बंद कीजिएगा थोड़ा। हाँ, चलें बेटा, अब इसमें आते हैं। 180 में अगर 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 210 आएगा। 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है? और यहाँ पे क्या है? तो ये चीज़ बन नहीं रही है, नहीं चलेगा। अच्छा, अगर आप 180 में से माइनस कर लें 30 डिग्री तो ये कहाँ जाएगा? 150 जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये चलेगा। तो इसका मतलब 150 को अगर आप रेडियन सिस्टम में लिखेंगे तो ये 5π/6 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं 360 पे। 360 में से माइनस करेंगे 30 तो ये 330 डिग्री होगा, तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, 360 में प्लस कर लेंगे 30 तो ये सेम 30 ही आएगा, तो 30 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब यही दो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, इसमें से 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो क्या हो जाएगा? ये π/3 5π/3। ये आपके पास आ जाएंगी प्रिंसिपल वैल्यूज़, ये कहलाती हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू का जनरल सॉल्यूशन बनाना है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन के लिए जो जवाब आपके पास आए हैं इसमें इसका पीरियड प्लस कर देंगे। अब π/3 में हम साइन का पीरियड प्लस कर देंगे। साइन का पीरियड क्या होता है? 2π, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2nπ प्लस π/3 और 2nπ प्लस 5π/3, इसकी यूनियन कर देंगे, तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। सही है, ये कहलाती हैं प्रिंसिपल वैल्यू और ये कहलाती हैं जनरल सॉल्यूशन। तो एमसीक्यूज़ में ऑप्शन इन दोनों के आते हैं। किसी एमसीक्यूज़ में प्रिंसिपल वैल्यूज़ मिलेंगी और किसी में आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब सेकंड एग्जाम्पल, 1 + cos x = 0।
इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, cos x इक्वल्स टू -1, x होगा cos इनवर्स -1 180 डिग्री या पाई होगा। अब इसके साथ भी हम क्या करेंगे, दूसरी एंगल्स निकाल लेंगे, मगर मेरा ख्याल है 180 के अलावा कहाँ आएगा, 180 में 180 प्लस करेंगे तो 360 आएगा, 360 पे तो ये 1 होता है। अच्छा 180 में से माइनस करेंगे 180 तो 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा 360 में प्लस करेंगे 180 तो ये 180 ही होगा, ये हम ले चुके हैं। 360 में माइनस 180 करेंगे तो भी 180 होगा, ये भी हम ले चुके हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है -1 का, तो इसका x इक्वल्स टू पाई ये बनेगी प्रिंसिपल वैल्यू। अब आते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन पे, तो 2n पाई प्लस पाई ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा 2? इसमें या इसमें? 2n पाई प्लस पाई, 2n, n number of rotations, n is the number of rotation. Sin pi x equals to 1/2, then what is the value of x? तो इसमें भी पहले हम साइन को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 पे क्या होगा 30 यानी π/6, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एंगल नहीं है। नंबर 4 sin x इंटू cos x रेडिकल 3/4, इसको क्या करेंगे, अच्छा एक फार्मूला पढ़ा था ना कि 2 sin x cos x sin 2x होता है, डबल एंगल फार्मूला पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पे 2 की चाहिए तो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो ये होगा 2 sin x cos x, 2 मल्टीप्लाई होगा रेडिकल 3/4 से, तो ये बन जाएगा sin 2x, ये बनेगा रेडिकल 3/2। अब साइन को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x साइन इनवर्स रेडिकल 3/2, साइन रेडिकल 3/2 कौन से एंगल पे होता है, 60 पे, 60 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, तो π/6 पे ये सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। तो दूसरा सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन होगा π/6 5π/6, ये आ जाएगी प्रिंसिपल वैल्यूज़। अब इसी को अगर आप जनरलाइज करना चाहेंगे तो 2n पाई इसमें शामिल कर देंगे। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी करें तो और एग्जांपल्स कुछ करते हैं।
बिठा दो। Number 5, sin x plus cos x equals to 0. Then what is the value of x? कौन सा? sin x plus cos x upon 2 क्या होता है? ओए ये तो एक लंबा चौड़ा काम बता दिया तुमने। थोड़ा इसको इजी कर लें। देखें, अगर हम sin x इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स ले लें, साइन कॉस को शिफ्ट कर दें, तो ऐसा हो सकता है। तो इसको थोड़ा और इजी कर दें, इसको cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये sin अपन cos 10x होगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये मामला हल हो गया। दिस इज 135 या 3 पाई पर, सही है। अच्छा, अब इसमें भी आप 180 के साथ कंडीशंस अल्टरनेट एंगल्स मालूम कर सकते हैं। अब इसके लिए तरीका क्या है? अगर आप 180 में 135 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 315। 315 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये चलेगा। यानी 135 315। अच्छा, 180 में से माइनस करेंगे 135 तो क्या होगा? 45 जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नहीं होगा। अच्छा, 360 प्लस करेंगे 135 तो ये 135 होगा, ऑलरेडी कर चुके हैं। 360 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 225 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी होगा 225। ओ सॉरी, पॉजिटिव होगा तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये होगा 3 पाई/4 और ये कितना होगा? 5 पाई/4 है। 5 और 45, 25, 20, 22 नहीं, 6, 25 और 90 और जमा करेंगे ना, तो ये हो जाएंगे 7 पाई/4। सही है। अच्छा, अगर आप इसको प्रिंसिपल फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी जनरल फॉर्म में, तो n पाई 3 पाई/4, n पाई 7 पाई/4। अच्छा, यहाँ पे टेंजेंट का फंक्शन था और टेंजेंट का पीरियड क्या होता है? पाई, तो इसलिए n पाई लगाया। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ दोबारा। sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा? मैंने सिर्फ इस ज़ीरो को 1 कर दिया है। 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? हाँ, इसको स्क्वायरिंग कर लें
बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स 2 sin x cos x cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डबल एंगल फार्मूला है, और ये 1 को इधर ले आते हैं तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 2x इक्वल्स टू, हाँ तो मसला हल हो गया ना। तो 2x होगा साइन इनवर्स ऑफ 0। अच्छा, साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, साइन 0 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिचुएशन यूँ हो जाएगी। अब इसका जनरल फार्मूला अगर आप बनाएंगे तो 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2 और 2n पाई प्लस पाई, ये इसका जनरल सॉल्यूशन बने। अब देखें 0 और 1 की वजह से कितना फ़र्क आ गया, बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, हालात बिल्कुल चेंज हो गए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं, चलें। 2 रेज़ टू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, इनमें से x की वैल्यू क्या आएगी। अब देखें पावर में वेरिएबल है ना, पावर में वेरिएबल है, इसका मतलब पावर को सॉल्व करना है। पावर को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स पे बेस का सेम होना लाजमी है। अब यहाँ पे बेस है 2 तो इसका बेस है 1, तो इस 1 को 2 करना है तो 2 पावर 0 कर देंगे तो क्या होगा 2 रेज़ टू कॉस एक्स 2 रेज़ टू 0। कंपेयर करेंगे तो कॉस एक्स बनेगा 0, तो x क्या होगा कॉस इनवर्स ऑफ 0। कॉस 0 कहाँ कहाँ होता है, 90 पे और 270 पे, यानी ये होगा पाई अपॉन 2 3 पाई अपॉन 2। ठीक है। नंबर 8 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होगा 2x को शिफ्ट कर लें, टू को इधर लेकर आते हैं, कॉस को उधर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10x 1/2। टेंजेंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, अब इसकी वैल्यू नहीं आएगी, यही आंसर है, क्योंकि 1/2 टेंजेंट में स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो ये नहीं होगा। नहीं, टेंजेंट में 1/2 होता ही नहीं है। टेंजेंट की जितनी भी वैल्यूज़ आप निकाल लें उसमें कहीं भी आपको 0.5 नहीं आएगा, तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो इसको कॉपी कर लें। तो अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक और चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। इसको कॉपी कर लें तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं।
ये तो आए, वो नहीं आए, वो अलग बात है। वो दर्द अलग है, ये दर्द अलग है। बिठा दो बेटा। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन होता है। इज अ रिलेशन। वालेकुम। अच्छा, अब ये रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन? Relation is subset of Cartesian product। नहीं, तुमने ऐसा नहीं बोला। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले चैप्टर में सेट में पढ़ा था, दो सेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। चलें, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2 और दूसरा सेट ले रहे हैं AB। इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, कैसे होगी? ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, 1A 1B 2A 2B। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म चैप्टर 1 में पढ़ा था। A क्रॉस B ordered pair XY such that X belongs to A, Y belongs to B। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर टेस्ट में पहला चैप्टर होना चाहिए, ताकि आप उसको रिव्यू तो करें कम से कम थोड़ा, तो ये याद के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब देखें, हमने ये पढ़ा कि भाई ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका सबसेट रिलेशन है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट का फार्मूला है 2 पावर n। अब देखें, सबसेट का मतलब है रिलेशन, फार्मूला 2 पावर n है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो पावर 4 होगा, तो ये 16 बनेंगे, 16 रिलेशन बनेंगे। अब ये 16 रिलेशन बनाते हैं। सारे फंक्शन नहीं होंगे, कुछ फंक्शन नहीं होंगे, यानी कुछ हैं रिलेशन होंगे मगर वो नाजायज़ होंगे ना, तभी तो वो फंक्शनल नहीं होंगे। ठीक है, तुम यही सुनना चाह रहे थे। चले जी, नाउ रिलेशन नंबर 1। तो शुरू कहाँ से करेंगे? 5 या नल सेट से स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, हर एलिमेंट अलग अलग एक एक सेट में आएगा। वन ए 1B
2a to b। रिलेशन 6 में क्या होगा, अब हम दो दो एलिमेंट वाले सेट बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये पहला एलिमेंट ले रहे हैं और सबके साथ 1 बाय 1 अलग अलग लिखते रहेंगे। तो क्या होगा, 1a 1b 1a 2a। रिलेशन 8 1a 2b। उसके बाद रिलेशन नंबर 9, अब हम शुरू करेंगे 1b से। अब ये 1b आगे सबके साथ लिखते जाएंगे। तो क्या होगा, 1b 2a 1b 2b। उसके बाद अब ये 2a से लिखेंगे हम। ये हो जाएंगे 11 रिलेशंस। अब आते हैं 3 3। 3 का मतलब ये है कि हम पहले 2 ये ले लेते हैं, ये 2 हर किसी के साथ लिखते जाएंगे। तो क्या होगा, 1a 1b 2a। रिलेशन 13 1a 1b 2b। रिलेशन 14, ये 2 हो गए ना। अब ये वाले 2 ले लेंगे आगे। तो 1b 2a 2b। 15 में क्या होगा, ये आएंगे इसके साथ 1a 2a 2b। एक बार ब्रेक होता है। अब आखिरी जो होगा रिलेशन 16, इसमें सब आएंगे 1a 1b 2a 2b। बेटा ये बन गए हमारे 16 रिलेशंस। अब इन 16 रिलेशंस में कुछ फंक्शन है और कुछ फंक्शन नहीं है। तो पहले हम कंडीशंस की बात करते हैं कि किस सूरत में कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा। अब कंडीशंस पे आते हैं। पहली बात तो ये है कि फंक्शन को लिखेंगे कैसे। कोई भी रिलेशन हो तो उसको शो करते हैं ज्योमेट्रिकली सर्कल्स को ड्रा करके, ओवल्स। चले, अब इसमें जो पहला सेट है वो A है और दूसरा वाला B है, और फंक्शन की जो डायरेक्शन है वो A to B है। अब ये कैसे पता चला कि फंक्शन की डायरेक्शन A to B है? क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B की है। कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B की है तो फंक्शन की डायरेक्शन भी A to B होगी। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट B to A करेंगे तो फंक्शन की डायरेक्शन B से A की तरफ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें A के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2, और इसके एलिमेंट्स हैं A B। अच्छा, अब ये जो सेट है इसे हम कहते हैं डोमेन, और ये सेट है, ये सेट कहलाता है रेंज। अच्छा, रेंज के जो एलिमेंट्स हैं इसे कहते हैं इमेजेस। या आप यूँ कहें कि सेट क्या होता है, दिस इज सेट ऑफ इमेजेस। रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस। अच्छा, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसे क्या कहते हैं?
कोडोमेन ये कहलाता है सेट ऑफ कोडोमेन। एलिमेंट सेट को डोमेन कहते हैं, एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। वही किया है भाई, ये जो वैल्यूज आएंगी उसको तो क्या है इमेज, थोड़ा पढ़ लेना। अच्छा, इसको कहते हैं आउटपुट, इसको कहते हैं इनपुट। चलें एक एग्जाम्पल देखें। एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये हमने कोई एग्जाम्पल लिया है फंक्शन का। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू -1 पुट करें, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो, और -2 पुट करेंगे तो 4। अब देखें, जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो कहलाती हैं डोमेन। जी सर। चलो मैं अपनी किताब में चेक करूँगा, मैं अपनी किताब में चेक करूँगा। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? 1 4, 1 -1 2 -2 ये डोमेन का सेट है, और 1 4 इसकी रेंज का सेट है। अब इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, मगर रेंज का एलिमेंट रिपीट हो सकता है। ये पहली शर्त है कि किसी भी रिलेशन को जब आप चेक करेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, और दूसरी कंडीशन आप चेक करेंगे कि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज़ हों। अगर डोमेन का कोई एलिमेंट यूज़ नहीं होगा तो फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया? चलें जी, अब ये आपके पास 16 रिलेशन हैं। इन रिलेशंस को हम चेक करेंगे कि कौन से रिलेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। तो आप बताएं, सबसे पहले किस रिलेशन को हम चेक करें कि वो फंक्शन है या नहीं? कौन सा? 1 नल सेट है, इसमें डोमेन का कोई एलिमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है, फंक्शन नहीं है। सॉरी, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। और कोई बताएं जिसको हम चेक करें। सोलह में से कोई एक बता दो। 14 को ट्राई करते हैं। रिलेशन 14, ये हमारे फंक्शंस हैं। अब रिलेशन 14 क्या कह रहा है कि 1 का रिलेशन है b के साथ, ये 1 का रिलेशन b के साथ, 2 का रिलेशन है a के साथ, ये 2 का रिलेशन है a के साथ, फिर 2 का रिलेशन है b के साथ, तो ये 2 का रिलेशन है b के साथ। अब बताएं क्या ये फंक्शन है? आइए, ये फंक्शन नहीं है। वजह
क्योंकि इसमें 2 के 2 रिलेशन हैं, ए के साथ भी और बी के साथ भी। इसका मतलब 2 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होगा वो फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब 14 वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। और कोई रिलेशन बताएं? 8 8वां। चलें जी, रिलेशन नंबर 8। अच्छा, रिलेशन नंबर 8 कहाँ गया? ये 1 का रिलेशन ए के साथ और 2 का रिलेशन। अब इसमें डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, डोमेन के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। तो अब देखें, आप रिलेशन को देखकर डायरेक्ट फैसला भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट फैसला कैसे होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट है वो आप देखते जाएं। पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 और 2। अब देखें, इसमें पहला एलिमेंट 1 तो है, 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 1 है, 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 2 है, 1 नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें 2 है, 1 नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें 1 रिपीट हो रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 1 और 2 दोनों हैं, ये फंक्शन है। इसमें 1 2 दोनों हैं, ये फंक्शन है। इसमें 1 2 दोनों हैं, ये फंक्शन है। इसमें 1 2 दोनों हैं, ये फंक्शन है। इसमें 2 रिपीट हो रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 1 रिपीट हो रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 1 रिपीट हो रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 2 रिपीट हो रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 1 रिपीट हो रहा है और 2 भी रिपीट हो रहा है, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 16 में से ये 4 रिलेशंस फंक्शन है, बाकी फंक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। तो फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, देखें, f डबल डॉट a एरो b, ऐसे भी लिखते हैं। अब ये जो डबल डॉट्स हैं, ये क्या पढ़ाते हैं? कॉलन तो है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं मैपिंग। और ये जो एरो का साइन है, इसको कहते हैं टू। तो इस पूरी स्टेटमेंट को क्या पढ़ेंगे? द फंक्शन f is mapping from A to B। अब जो पहला सेट होगा वो हमेशा डोमेन होगा और जो दूसरा सेट होगा वो हमेशा रेंज होगा। सही है। अब देखें, जैसे ये वाला सवाल था f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम ऐसे फंक्शन की सूरत में लिखें तो कैसे लिखेंगे? f इज मैपिंग x टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। x डोमेन है और एक्स स्क्वायर उसकी रेंज है। तो इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास सवाल यूँ है कि f इज़ मैपिंग x टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको फंक्शन की सूरत में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है ना? तो इस फॉर्म में भी फंक्शंस को लिखा जाता है। तो कल हम फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके टाइप्स भी करेंगे कल। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।